नमस्कार, आदाब, सलाम साथियों, क्या हाल-चाल है? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद के साथ-साथ साथियों, हमारी दुआ और प्रार्थना भी है आप सभी स्वस्थ और मस्त रहिए। साथियों, आज 4 अप्रैल 2026 की तारीख है। आज का करंट अफ़ेयर इस वीडियो में हम लोग जल्दी से पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफ़ेयर का यानी 3 अप्रैल के करंट अफ़ेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न था, नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में भारत कौन से स्थान पर है? उत्तर हो जाएगा पहला स्थान हमारे भारत का है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में लियो नेविगेशन लेयर एलईओ नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए पहला सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो पहला सैटेलाइट ईएसए ने लॉन्च किया है लियो नेविगेशन लेयर के लिए, जीपीएस सिस्टम के लिए अपने। तीसरा प्रश्न, अरुंधति राय के संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी को 2026 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर सी, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अरुंधति राय जी की पुस्तक है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन्स सेमीकंडक्टर ओसाइड प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात में। गुजरात। पांचवा प्रश्न था, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल कौन सा? उत्तर हो जाएगा संशोधक और पहला था संध्यांक। अगला प्रश्न, डीजीसीए के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा बी, वीर विक्रम यादव। अगला प्रश्न था, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना? उत्तर इंडोनेशिया। नौवां प्रश्न था, भवसागर केंद्र को भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया है। भवसागर केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोच्चि केरल में स्थित है भवसागर केंद्र। अगला, अंतिम प्रश्न था, भारत सरकार ने देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए समय सीमा कितनी निर्धारित की? तो वो डेडलाइन साथियों बीत गया 31 मार्च 2026 तक था और हमारे देश से नक्सलवाद मुक्त हो गया है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया गृह मंत्रालय के द्वारा। ये था साथियों 3 अप्रैल के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर को यानी 4 अप्रैल के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम के लेखक कौन है? टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक है अभी सुधा मूर्ति जी की ये पुस्तक है, इसका विमोचन किया गया टाइड्स ऑफ टाइम। ये कॉफी टेबल बुक है साथियों। देखिए, सुधा मूर्ति, राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति द्वारा लिखित कॉफी टेबल बुक टाइड्स ऑफ टाइम का विमोचन किया गया। ओम बिरला जी हैं और यहाँ पर साथियों ओम बिरला जी और ये उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी है, सुधा मूर्ति जी हैं, राज्यसभा में सांसद हैं। कॉफी टेबल बुक होता है साथियों जिसमें लिखित सामग्री पैराग्राफ बहुत कम होता है, शब्दों का चयन बहुत कम होता है, जिसमें इमेज चित्र ज्यादा होता है, उसे कहते हैं कॉफी टेबल बुक। मीटिंग वगैरह में कॉफी के साथ टेबल पर रखा रहता है, उसे कॉफी टेबल बुक कहा जाता है। तो कॉफी टेबल बुक है ये। देखिएगा डिटेल, सीपी राधाकृष्णन ने संविधान सदन में सुधा मूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम का विमोचन किया। यह पुस्तक संसद भवन की दीवारों पर बने 58 भित्ति चित्रों के माध्यम से भारत के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और सभ्यता की कहानी बताते हैं। अच्छा, संविधान सदन क्या है? संविधान सदन साथियों यह हमारे देश का जो पुराना संसद भवन है, पुराना संसद भवन, इसका नया नाम, पुराना संसद भवन का नया नाम संविधान सदन है, वहीं से इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। थोड़ा सा हम 2025 में जितने भी पुस्तक चर्चा में रहे हैं 2025 से लेकर के 26 तक, उन सब पर एक बार सरसरी निगाह डाल दीजिएगा। हम लोग जब पुस्तक आएगा तब उसका रिवीजन करेंगे साथियों। चोला टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पुस्तक है अमित त्रिपाठी जी की। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय जी की। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर विदेश मंत्री जी की। द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स रस्किन बॉन्ड जी की पुस्तक है। ऑपरेशन सिंदूर लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लो जी की पुस्तक है। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया प्रियंवदा जयकुमार जी की पुस्तक है। विलिवर्स डायलेमा अभिषेक चौधरी जी की पुस्तक है। नए भारत का सामवेद मोदी जी का पत्रों का संकलन है जो विमोचन किया गया। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके उनके द्वारा विमोचन किया गया। व्हेन इट ऑल बिगेन इस पुस्तक के लेखक हैं राकेश मारिया जो पूर्व में मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे। इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री, इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री आंद्रे टुस्के की पुस्तक है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया रिपोर्ट 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमता देश का शीर्ष राज्य कौन है? यानी साथियों नवीकरणीय जो ऊर्जा होता है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जो कभी समाप्त न हो, हमेशा रिन्यूअल हो जाए, उसे कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में
देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान। किसका रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है एनएसओ का। एनएसओ के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान देश में सर्वाधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाला राज्य बन गया है। डिटेल देखिएगा। ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2026, यह रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष राज्य है राजस्थान, दूसरे पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर है गुजरात, चौथे पर आंध्र प्रदेश और पांचवे पर है कर्नाटक। याद रख रहिए, कम से कम 3 आप याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। अब हम साथियों एक बात आपको बताना चाहते हैं, जीएस में महत्वपूर्ण होता है अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। जो साथी गंभीरता पूर्वक पढ़ते हैं वो समझते होंगे इसकी महत्ता को। एनएसओ, सीएसओ, एनएसएसओ, ये सब क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे इकोनॉमी का एक जबरदस्त टॉपिक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा जल्दी से। सीएसओ साथियों 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ का गठन होता है। 2 मई 1951, 2 मई 2 मई 1951 को सीएसओ का गठन होता है। राष्ट्रीय आय की गणना करने का कार्य किसका है? सीएसओ का है। नेशनल इनकम का काउंटिंग कौन करता है? सीएसओ करता है। औद्योगिक उत्पादों सूचकांक जारी करता है सीएसओ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई जारी करता है सीएसओ। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। इसके अलावा साथियों एक एनएसएसओ संगठन था, एनएसएसओ। ये संगठन एनएसएसओ, इसका हिंदी हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसका कार्य है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करना, रोजगार और बेरोजगारी डेटा कलेक्ट करना, घरेलू उपभोग व्यय का रिपोर्ट तैयार करना। ये एनएसएसओ और ये सीएसओ। अब क्या किया गया ना, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। एनएसएसओ का स्थापना साथियों 1950 में हुआ था। यहाँ पे लिखा है बहुत छोटा, 1950 में एनएसएसओ का स्थापना, सीएसओ का स्थापना 2 मई 1951, लेकिन दोनों को मर्ज कर दिया गया। मई 2019 में विलय कर दिया जाता है। सीएसओ प्लस एनएसएसओ दोनों मर्ज हो जाते हैं 2019 में मई के महीने में। अब नाम नया हो जाता है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस हो जाता है। दोनों का मर्जर कर दिया जाता है 2019 में। अब क्या होता है, सारा काम जो दोनों अलग अलग करते थे, सारा अब काम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ध्यान रखिएगा इसको, इसी ने रिपोर्ट ये जारी किया है। तीसरा प्रश्न एक्सरसाइज से है। शक्ति द्वीप 2026 सैन्य अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ है? शक्ति द्वीप एक्सरसाइज है, इसका अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजन हुआ है। मिलिट्री एक्सरसाइज है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका आयोजन हुआ। यह साथियों ट्राई सर्विस का एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज द्वीप शक्ति अंडमान निकोबार द्वीप समूह संयुक्त सैन्य शक्ति का भव्य प्रदर्शन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कमांड द्वारा एक्स द्वीप एक्सरसाइज का सफल आयोजन कराया गया। थल सेना, जल सेना और वायु सेना का संयुक्त भागीदारी है। ट्राई सर्विस है साथियों, देखिएगा नेवल है, हमारे इंडियन आर्मी है और एयरफोर्स है, सबके द्वारा ऑपरेशन रेडीनेस और सामरिक क्षमता का सफल परीक्षण किया था। हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसकी सामरिक और रणनीतिक तैयारी का प्रदर्शन होता है। एक्सरसाइज द्वीप शक्ति 2026 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिएगा शक्ति द्वीप 2026 त्रिसेवा सैन्य अभ्यास, थल सेना, वायुसेना, नौसेना और हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान योजना पीएम कुसुम, जिसे शॉर्ट रूप में कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पीएम कुसुम योजना के बारे में सही कथन क्या है ये बताना है। पहला ऑप्शन है योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2019 को हुई। दूसरा, इसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ना तथा डीजल पंपों का विकल्प प्रदान करना। तीसरा, योजना के तहत कुल लागत का 60% सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। चौथा, योजना की अवधि बढ़ा करके 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। तो साथियों 2019 का योजना है, सही बात है, सारा कथन सही है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसका डेडलाइन जो था 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया। तो उत्तर हमारा हो जाएगा डी। उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। देखिएगा आप डाटा याद कर लीजिए। पीएम कुसुम योजना शुरू होता है 19 फरवरी 2019 को। इसका उद्देश्य है सोलर एनर्जी से किसानों को जोड़ना और डीजल पंप जो होता है साथियों पंप सेट, उसका विकल्प तलाशना। और इस योजना के तहत लागत का 60% सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। इस योजना से आप कनेक्ट हो रहे हैं, किसान कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसकी अवधि जो है 31 मार्च 2027 तक बढ़ा करके कर दी गई है। अगला प्रश्न, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तर ए,
मंगोलिया देश में। एशिया महाद्वीप का देश है मंगोलिया, जिसकी राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होने जा रहा है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ होगा? मंगोलिया में। देखिएगा, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, यहाँ पर होगा। इस प्रतियोगिता में 25 से अधिक देशों के 250 मुक्केबाज भाग लेंगे। हमारे भारत से लवलीना बोर्गोहेन और निकहत जरीन जैसे प्रमुख मुक्केबाज भाग लेंगे। साथियों, मंगोलिया के बारे में स्टैटिक जीके याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? तो चीन और मंगोलिया में। मंगोलिया में एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर बात किया जाए तो सहारा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल पूछा जाए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, तो थार मरुस्थल। थार मरुस्थल उत्तर करिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च न्याय सेतु एआई चैटबॉट का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्याय सेतु एआई चैटबॉट अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है न्यायपालिका के द्वारा। न्याय सेतु एआई चैटबॉट हमारे देश की जो आम जनता है उसके लिए कानूनी जानकारी सुलभ हो, इसके लिए एक चैटबॉट शुरू किया गया है। उत्तर हो जाएगा हमारा सी। देखिएगा, कानून की बात अब न्याय सेतु के साथ। कानून की बात अब न्याय सेतु के साथ, ये इसका टैगलाइन थीम है। देखिएगा, इसमें क्या होगा, इस चैटबॉट में आप संवाद टेक्स्ट करके सवाल पूछेंगे और आपको किसी भी देश में किसी भी जो भी कानून है उससे रिलेटेड जानकारी का उत्तर इस चैटबॉट से दिया जाएगा। न्याय सेतु एआई चैटबॉट, थोड़ा सा डिटेल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में न्याय सेतु एआई चैटबॉट का अनावरण किया है। यह एक स्मार्ट एआई चैटबॉट है जो लोगों को कानूनी जानकारी आसान तरीके से देगा और उसे सरलता से लोगों तक पहुंचाएगा। सातवां, भारतीय नौसेना के नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल एनजीओपीवी कार्यक्रम के तहत लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी युद्धपोत का क्या नाम है? नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल साथियों, यह कार्यक्रम 2023 में शुरू होता है। 2023 में कार्यक्रम आता है एनजीपीओवी 2023 में। इसके तहत 11 टोटल युद्धपोत बनेंगे। इसमें से पहला युद्धपोत है, पहला स्वदेशी युद्धपोत है, नाम इसका आईएनएस साची। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल की शुरुआत 2023 में। इसके तहत 11 जहाज बनेंगे। पहला जहाज बन गया आईएनएस साची, नाम याद रखिएगा, आईएनएस साची ये जहाज है, पहला स्वदेशी युद्धपोत जहाज है। भारत ने अपने नौसेना के लिए नया आधुनिक गश्ती जहाज साची लॉन्च किया है। 11 नए बड़े गश्ती जहाजों में से पहला जहाज है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया। 2023 में यह समझौता अनुबंध और योजना चला था। अगला, पंजाब सरकार द्वारा किस शहर में उत्तर भारत के पहले ग्लास ब्रिज बनाने की घोषणा की गई है? ग्लास ब्रिज साथियों, यानी कि शीशे का, ग्लास का, कांच का यह पुल बनेगा। कहाँ बनेगा? पंजाब के नांगल में। नांगल में यह ब्रिज बनेगा। उत्तर हो जाएगा, उत्तर हमारा सी। देखिएगा, ऐसे ही अभी बना नहीं है, बनेगा। ये दूसरे जगह का इमेज है साथियों। ये ग्लास ब्रिज, ऐसे ही ग्लास ब्रिज बनेगा पंजाब में। कहाँ बनेगा? पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने नांगल के लिए 75 करोड़ रुपए विकास पैकेज की घोषणा की। वहां पर एक कांच का पुल बनाने का फैसला किया गया है। यह उत्तर भारत का पहला ऐसा पुल होगा, उत्तर भारत का पहला ऐसा पुल होगा। इसका निर्माण नांगल झील के पास किया जाएगा। नांगल झील के पास। पंजाब से क्वेश्चन है तो पंजाब और किस कारण से चर्चा में रहा और पंजाब का स्ट्रेटेजी के थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। पंजाब, पंजाब, पंजाब साथियों, देखिएगा, पंजाब में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना शुरू हुआ था। पंजाब बजट 2026-27 में इसके बारे में घोषणा की गई थी। इसी योजना के तहत 1,000 रुपए प्रतिमाह सामान्य महिला और 1,500 रुपए प्रतिमाह अनुसूचित जाति की महिलाओं को दिया जाएगा। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ 3 राज्यों की राजधानी है, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रांत चंडीगढ़ की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह, राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। पंजाब की योजना है बाज आंख ड्रोन प्रणाली, मादक पदार्थ तस्करी को रोकने के लिए। लोक मिलन योजना पंजाब का है। मेरी रसोई योजना पंजाब का है। होला मोहल्ला महोत्सव पंजाब का है। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के द्वारा शुरू किया गया। अनुसूचित जाति आयोग के लिए अलग कोर्ट रूम की स्थापना तेज सुनवाई के लिए पंजाब ने किया। देश का पहला हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्लांट पंजाब के नांगल नहर में स्थापित किया गया।
अगला प्रश्न है माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? माधवपुर मेला गुजरात में साथियों, माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में अभी हाल ही में शुरू हुआ है। उत्तर देखिएगा सी, गुजरात में। मेला का तस्वीर पहले देख लीजिएगा, ये मेले का तस्वीर है माधवपुर, माधवपुर घेड़ मेला, माधवपुर घेड़ मेला माधवपुर गुजरात में है, वहां पर होता है। ये तस्वीर है मेला का, एक रंगमंच का, मेला का रंगमंच है। देखिए माधवपुर घेड़ मेला गुजरात के पोरबंदर जिला के माधवपुर गांव में हर साल लगता है। यह मेला भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह की याद में मनाया जाता है। मान्यता है कि उनका विवाह यहीं पर इसी गांव माधवपुर में हुआ था, इसलिए माधवपुर में मनाया जाता है माधवपुर घेड़ मेला। अच्छा, हम जो है यहाँ कलेक्ट किए हैं आपके लिए जितने भी गुजरात में मेला महोत्सव है वो सब महत्वपूर्ण। सबसे पहला है अंबाजी, ध्यान रखिएगा अंबाजी मेला कहाँ लगता है? अंबाजी मेला गुजरात में लगता है। इसके बाद अंबाजी मेला गुजरात, इसके बाद तरनेतर मेला कहाँ लगता है? तरनेतर मेला गुजरात। रंगीन कढ़ाई वाली छतरियां ऐसे होता है साथियों, तरनेतर मेला भी गुजरात का है। भवनाथ महादेव मेला शिवरात्रि के दिन गुजरात में लगता है। भवनाथ महादेव मेला शिवरात्रि गुजरात। अच्छा, नवरात्रि पर गरबा और डांडिया कहाँ होता है? यहीं पर होता है। डांडिया और गरबा कहाँ का महोत्सव उत्सव है? तो गुजरात का है। कब होता है गरबा और डांडिया? तो नवरात्रि के दिन होता है। वाउथा पशु मेला गुजरात, वाउथा पशु मेला गुजरात। इसके बाद उत्तरायण पतंग उत्सव गुजरात, उत्तरायण पतंग उत्सव गुजरात। ये सब साथियों गुजरात का ही उत्सव महोत्सव था। अगला 10वां और अंतिम प्रश्न है विराट कोहली आईपीएल इतिहास में रन चेज करते हुए, चेंज ना, रन चेज, चेज करते हुए, विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में रन चेज करते हुए 4000 रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए? तो उत्तर हो जाएगा पहला, पहला ऐसे खिलाड़ी बन गए जो चेज करते हुए अपने विपक्षी टीम के अनुसार चेज करते हुए इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 4000 रन। चेज करने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए पहले कोई टीम खेलती है, कोई मैच हो रहा है तो दो टीमों में एक पहले बैटिंग करेगी, उसके बाद वो टारगेट दे देती है 200 या 250 रन, दूसरी टीम उसको चेस करती है। 200 रन अगर पहले टीम ने बनाया तो 201 रन दूसरी टीम के द्वारा बनाया जाता है, तब जाके दूसरी टीम जीतती है। तो विराट कोहली सबसे ज्यादा चेज करके अपने टीम को जिताने वाले खिलाड़ी है और उन्हें एक नया रिकॉर्ड बनाया कि चेज करते हुए 4000 रन बनाया। टोटल खेल में 4000 नहीं, चेज करते हुए 4000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। देखिएगा अब हम आईपीएल से क्वेश्चन आया है तो आईपीएल का, आईपीएल का आईपीएल का डिटेल करेंगे। आईपीएल बीसीसीआई हमारे भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसके द्वारा 2008 में शुरू किया जाता है। 2008 में आईपीएल हमारे देश में शुरू होता है और राजस्थान रॉयल्स पहली बार इसमें जीत हासिल करती है। बाकी जितना भी फैक्ट है मालूम होना चाहिए हमें। देखिएगा आईपीएल का इस समय 2026 में 19वां संस्करण हो रहा है, 2026 में 19वां संस्करण शुरू हो चुका है आईपीएल का। पिछली बार 2025 में 18वां संस्करण हुआ था जिसमें आरसीबी ने पहली बार जीता था, बेंगलुरु आरसीबी बेंगलुरु ने जीता था 2025 में, 2025 में 18वां सीजन। अच्छा 2025 के थोड़ा सा डिटेल को देखिएगा। आईपीएल 2025 में विजेता और उप विजेता, विजेता रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आरसीबी, पहला खिताब इसने जीता बेंगलोर ने। किसको हराया? पंजाब किंग्स 11 पंजाब को। यानी कि किंग्स 11 जो पंजाब है साथियों, यह उप विजेता रही थी 2025 में, 2025 में 18वां जो आईपीएल सीजन था। फाइनल कहाँ हुआ था? तो बेंगलुरु चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। एक बात ध्यान रखिएगा, फाइनल चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था बेंगलुरु में। तो वहां पर जीतने के बाद एक उत्सव मनाया जा रहा था, वहां पर भगदड़ हो जाता है और वहां पर 13 लोगों की डेथ हो जाती है। ऐसा कहा जा रहा है कि स्टेडियम में 13 सीट, हमेशा चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 13 सीट जो मरे हुए दर्शक हैं, जो उस दुर्घटना में शहीद हो गए थे, मर गए थे दर्शक, उनके सम्मान में, उनकी स्मृति में 13 सीट हमेशा खाली रखा जाएगा, यही चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। आईपीएल 2025 जो हुआ था लास्ट टाइम, उसमें ऑरेंज कैप साई सुदर्शन सर्वाधिक रन बनाने वाले और पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने सर्वाधिक विकेट लिया था 25 विकेट। आईपीएल नीलामी में रिकॉर्ड तो याद रखिएगा ऋषभ पंत 27 करोड़ में, सबसे ज्यादा 27 करोड़ में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत आज तक आईपीएल के इतिहास में बिके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स से। सबसे युवा खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास का तो वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स ने 13 वर्ष की उम्र में इनको साइन किया था। आईपीएल 2026 के बारे में, आईपीएल 2026 19वां संस्करण है, 28 मार्च 2026 से शुरू हो गया। पहला मैच आरसीबी और हैदराबाद में खेला गया था।
पहला टूर्नामेंट कब हुआ था आईपीएल का? 2008 में हुआ था, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। सबसे ज्यादा बार खिताब किसने जीता है, किस टीम ने जीता है? तो मुंबई ने 5 बार जीता है, चेन्नई ने भी 5 बार जीता है। दोनों ने 5-5 बार टूर्नामेंट जीता है। तो ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।